सभी का स्वागत है। अध्याय पहला 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यह हम दूसरा भाग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, लोगों की गतिशीलता बढ़ी, पर्यावास में परिवर्तन और जाति पंचायत। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अवधि है 700 से लेकर 1750 के बीच। यहाँ अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन कैसे कैसे हुए, कहाँ का परिवर्तन हुए? प्रौद्योगिकी, और दूसरी है नई तरह का खान पान। और ये परिवर्तन इस तरह से हुए हैं, पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचन में रहट का इस्तेमाल करने लगे, कताई में चरखे का इस्तेमाल करने लगे, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करने लगे। ये देखो खेती में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। कुएं से अलग तरीके से पानी निकालने की विधि अपनाई जा रही है, चरखे का इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सूत कताई के लिए इस्तेमाल किया जाए, और युद्ध में या लड़ाई में आग्नेयास्त्रों बारूदों का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आने लगा। खान पान में भी कुछ परिवर्तन आने लगा। खान पान जैसे मतलब बाहर के लोग, अन्य देशों के लोग इस देश में आने लगे, तो अलग अलग प्रकार के खान पान या अलग अलग प्रकार के फल पौधे का परिचय होने लगा। जैसे आलू है, मक्का है, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इस तरह के खान पान में भी परिवर्तन आने लगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बाहर से आई हुई है। और यह काल आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, क्योंकि इसमें आर्थिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, और इसीलिए यह दौर मतलब एक परिवर्तनों का दौर भी कहा जाता है। अगला मुद्दा है लोगों की गतिशीलता बढ़ने लगी। अभी जिस तरीके से प्रौद्योगिकी और खान पान में परिवर्तन आने लगा, तो अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड में दूर दूर की यात्रा करने लगे। और ये यात्रा किस लिए करते थे? क्योंकि उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावनाएं मौजूद थी। और इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय है, नाम है राजपूत। इन राजपूतों का जो नाम है उन समूहों के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और वह दावा भी करते हैं कि वो क्षत्रिय है। और राजपूत शब्द केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं, बल्कि वे सेनापति भी थे, सैनिक भी थे, और जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में कार्यरत थे। तो इस तरह से ये राजपूत लोग राजा थे, सैनिक थे, सेनापति थे, और अलग अलग सामंत वर्ग में भी आते थे। राजपूत लोगों का जो वर्णन है या उनके बारे में कहते हैं कवि और चारण, इनके बारे में इनकी आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते हैं। आचार संहिता मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं। प्रबल पराक्रम, बहुत ही शूर और वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनकी खासियत ये है कि मैदान में जब ये लड़ने के लिए उतरते हैं, ये मरना पसंद करते हैं, लेकिन दुश्मनों को पीठ दिखाना पसंद नहीं करते। इस तरह की उनकी खासियत होती है, और इसीलिए इनके बारे में कवि और चारण जैसे लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, राजपूतों की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते। इस तरह के अपने को साहित्य पढ़ने मिलते हैं। आगे जाकर ऐसे ही अवसरों जो होते हैं इसी युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए और अवसरों का लाभ उठाने के लिए मराठा, सिख,
जाट, ओहोम, कायस्थ जैसे समूह ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अगला मुद्दा है पर्यावास में परिवर्तन। अभी जंगलों की कटाई होने लगी, किस बात के लिए? खेती का इलाका बढ़ाने के लिए, और इस तरह से पर्यावास में परिवर्तन आने लगे। कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि जहां जंगल होते थे वहां ये वनवासी लोग रहते थे या आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन जंगल की कटाई होने के कारण उनको वहां से हिलना पड़ा। और इस तरह से ज़्यादा खेती का इलाका बढ़ने की वजह से कृषक समुदाय का भी उदय होने लगा, और आगे जाकर समाज में व्यवसाय पर आधारित जाति उपजाति का उदय होने लगा कि जिस व्यवसाय में अगर किसी का जन्म होता है तो उसी व्यवसाय के आधार पर उसकी जाति भी बन जाती थी। फिर आगे जाकर संसाधनों पर उनका नियंत्रण भी होने लगा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब होने लगे, कुछ निम्न जाति के, कुछ उच्च जाति के होने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी जैसे काम भी कर लेते थे। फिर जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर ही उनको समाज मान्यता मिलने लगी। उसी आधार पर उनमें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। लेकिन ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इस पर वो निर्भर होता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब एक ही जाति के लोग होते, जैसे मतलब राजपूत है, अगर किसी इलाके में वो कोई राजा हो सकते हैं या कोई मतलब प्रभावी लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी इलाके में कुछ उनका दर्जा अलग हो सकता है। और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ खुद अपने नियम बनाते थे और इस नियमों का वो पालन भी करते थे। और इस नियमों का पालन करने के लिए उस जाति के बड़े बुजुर्गों लोगों की एक सभा भी होती थी, और इस सभा को वो जाति पंचायत कहते थे। उसको कहते थे जाति पंचायत। और ये जातीय पंचायत के निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखियों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई का भर होता था। तो इस तरीके से रिवाजों का पालन करवाना, गांव पर मुखिया का शासन होता था। तो ये पंचायतों में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनका ये कार्य होता था कि वो रिवाजों का पालन करें, और कभी कभी गांव में मुखियों का भी शासन होता था। यहाँ एक शब्द दिया गया है पर्यावास। पर्यावास का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। तो इसको हम बोलेंगे पर्यावास। जैसे मतलब कोई किसी का सामाजिक और आर्थिक स्तर अगर बदलता है तो पर्यावास में बदल होता है। है नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का परिचय कर चुके हैं। इसका अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।